छात्रों, आज हम लोग बीकॉम पार्ट 3 अकाउंट ऑनर्स 7th पेपर इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट की चर्चा करेंगे। इसमें आज हम लोगों का चर्चा का चैप्टर होगा एग्रीकल्चरल इनकम, कृषि आय। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि कृषि आय जो है वह पूर्णतया कर मुक्त, इस पर टैक्स नहीं लगता है, इनकम टैक्स इनकम। लेकिन कौन सी कृषि आय पर टैक्स नहीं लगता है, इस बात पर हम लोगों को ध्यान देना होगा। वैसे इसके थ्योरेटिकल पार्ट में पिछले क्लासेस में मैंने एग्रीकल्चरल इनकम को आपको समझा दिया है। आज हम लोग जो है उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। लेकिन सामान्यतः हम लोग एक चीज जान लें कि एग्रीकल्चरल इनकम है क्या। एक सामान्य जानकारी, क्योंकि पहले बताया डिटेल्स में मैंने बता दिया है। एक्चुअली जो है कृषि कार्य से होने वाली जो आय होती है या जो उपज होती है वही कृषि आय कहलाती है। यह इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 2(1)A में परिभाषित है कि कृषि कार्य करने से जो आय होगी वही जो है कृषि आय कहलाएगी। अब ये जो है इसको हम 3 कैटेगरी में देखते हैं। पहला कि कोई किराया अथवा लगान जो ऐसी भूमि से प्राप्त हो जो भारत में स्थित है तथा कृषि के कार्यों में लाई जाती है, वह कृषि आय कहलाएगी। दूसरा है कि ऐसी भूमि से आय जो कृषि क्रिया अथवा अपनी उपज को विक्रय योग्य बनाने वाली क्रिया से करने से हो अथवा अपनी उपज को बेचने से, वह कृषि आय कहलाएगी। और फिर तीसरा कहेंगे कि खेत के मकान से यदि कोई आय होती है, माने खेत के पास जो है कोई मकान बनाया हुआ हो और उससे कोई जो आय होती है, ऐसा नहीं रहने के रेसिडेंशियल हाउस नहीं। तो यही हम लोगों को ध्यान देना है, यही कृषि आय कहलाएगी। और उसके लिए कुछ शर्तें हैं, अगर वे शर्तें पूरी होंगी तभी जो है वह कृषि आय मानी जाएगी। तो पहला कि भारत में जो हम लोग बात किए उससे ये समझे कि पहला कि भूमि भारत में स्थित होनी चाहिए, और यदि भूमि भारत से बाहर स्थित है तो इसकी आय कृषि आय नहीं मानी जाएगी। दूसरा है कि भूमि का प्रयोग कृषि कार्यों के लिए होना चाहिए, अर्थात भूमि को जोतना, पानी देना, बीज बोना आदि क्रियाएं की जानी चाहिए। अतः भूमि पर स्वतः उग आई घास बेचने से जो आय होगी या स्वतः जो उग आया जो पेड़ है उसको बेचने से जो आय होगी वह कृषि आय नहीं कही जाएगी। तीसरा, भूमि से आय प्राप्तकर्ता का भूमि में हित होना चाहिए, अर्थात भूस्वामी या किराएदार या जो भोगबंधकदार का ही हित भूमि में माना जाता है। अतः तैयार फसल को खरीद कर उसे काट कर बेचने की आय कृषि आय नहीं मानी जाएगी। मान लीजिए किसी की फसल तैयार है और किसी कारणवश वह उस फसल को ही बेच देता हो, तो जो खरीदने वाला है उसकी जो आमदनी होगी उसको मान लीजिए जो भी जितने में वो खरीदा हो और उसके बाद फिर उसका बिक्री करता हो, तो जो जीत का लाभ होगा वह कृषि आय नहीं माना जाएगा, उस पर उसको टैक्स देगा। और लास्ट में हम कहेंगे कि कृषि से प्रत्यक्ष आय ही कृषि आय मानी जाती है, अप्रत्यक्ष आय कृषि आय नहीं मानी जाती। जैसे उदाहरण स्वरूप कि कृषि फार्म के मैनेजर का वेतन
या कृषि कार्य में लगी कंपनी से प्राप्त लाभांश कृषि आय नहीं। अर्थात मान लीजिए कृषि फार्म में जो लगा हुआ मैनेजर हो, उसे जो वेतन मिलता हो और वह कहे कि नहीं ये तो हम कृषि आय हमारी है, तो वह नहीं माना जाएगा। या कोई लाभांश हो, मिलता हो कृषि कार्य में लगी कंपनी से, तो वह भी कृषि आय नहीं माना जाएगा। तो यही है एग्रीकल्चरल इनकम। तो जैसा कि मैंने पिछले क्लास में इसका डिटेल बता दिया है, एक जानकारी के तौर पर मैंने आपको, चूंकि अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, तो इसको हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार हम जो है किसको कृषि आय मानेंगे और किससे नहीं। तो इसी क्रम में आज हम लोग इसके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे और उनका सॉल्यूशन करेंगे। इसमें है प्रॉब्लम नंबर 2, यह जो है डॉक्टर एस.सी. मेहरोत्रा के बुक से लिया गया है। उनके द्वारा डॉक्टर एस.सी. मेहरोत्रा द्वारा लिखित जो बुक है साहित्य भवन पब्लिकेशन की, उसी से यह क्वेश्चन लिया गया है और यह है प्रॉब्लम नंबर 2। क्वेश्चन बिल्कुल 2 लाइन का है, इसलिए मैं इसे पढ़ दे रहा हूं और आपको जैसा कि मैं सलाह देता आया हूं कि आप बुक को अपने पास रख लें, इसलिए मैंने बुक का नाम भी बता दिया है। क्वेश्चन अपने सामने रहेगा तो आपको ज्यादा आसानी होगी। इसमें है कि कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर एक्स हु हैज एग्रीकल्चरल इनकम ऑफ ₹90,000 and non-agricultural income of ₹7,60,000। अर्थात इनका एग्रीकल्चरल इनकम 90,000 है और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम 7,60,000 है। तो अब जो है हमको इनका जो है टैक्स लायबिलिटी ज्ञात करना है, तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, क्योंकि यही हमसे पूछा जा रहा है। इसमें है नॉन एग्रीकल्चरल इनकम 7,60,000 और एग्रीकल्चरल इनकम जो है 90,000। तो इनका एग्रीगेट इनकम जो है 8,50,000 हो गया। अब इसमें टैक्स ऑन ₹8,50,000 पर 12,500 और टैक्स ऑन 3,50,000 एट द रेट ऑफ 20%। अब यहाँ ध्यान देंगे कि 8,50,000 जो है, इसमें से जो है 5 लाख पर जो है 12,500 और टैक्स ऑन 3,50,000 20% के हिसाब से 70,000 अर्थात 82,500। लेस टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम, अब इसको घटा देंगे एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स को, तो 90,000 प्लस 2,50,000 बराबर 3,40,000। टैक्स ऑन 3,40,000 पर हो गया हमारा 4,500। तो अब इनकी टैक्स लायबिलिटी जो है हो जाएगी 82,500 में से 4,500 घटा दिया 78,000 और हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% तो 3,120 अर्थात 81,120 जो है इनकी टैक्स लायबिलिटी हो जाएगी। तो यह हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्रम में तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है कि अब इसमें थोड़ा क्रम गड़बड़ हो गया है, इसलिए मैं इसको फिर क्वेश्चन नंबर 4 पर जा रहा हूं।
जो मैंने सॉल्यूशन किया है लास्ट में किया है, तो इसको हम लोग देखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 है कि कंप्यूट एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम कल्टीवेशन ऑफ लैंड। जब सेल प्रोसीड ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस 1,60,000, लेबर चार्जेस 24,000, डिप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट 6,000, कॉस्ट ऑफ सीड 6,000, कॉस्ट ऑफ फर्टिलाइजर 3,000 और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 12,000। अब हमको इसमें निकालना है कि एग्रीकल्चरल इनकम इनका कितना होगा। तो इस प्रश्न से हम निकालेंगे तो कंप्यूटेशन ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम, तो जो है हमारा सेल प्रोसीड का 1,60,000 का इन्होंने बिक्री किया है, उसमें से एक्सपेंसेस को घटाएंगे तो डिप्रिसिएशन है 6,000, लेबर चार्जेज 24,000, कॉस्ट ऑफ सीड 6,000, कॉस्ट ऑफ फर्टिलाइजर 3,000 और इलेक्ट्रिक चार्जेज 12,000। तो समूचा मिला करके हो गया हमारा 31,000, 31,000। अब हमारा एग्रीकल्चरल इनकम हो गया 1,60,000 में से 31,000 घटा दिए तो 1,09,000। यही हो गया एग्रीकल्चरल इनकम। इस तरह से हमारा क्वेश्चन बनकर तैयार हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वह है कि कंप्यूट एग्रीकल्चरल इनकम ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग प्रोडक्ट पार्टिकुलर। ए, रेंट ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड 1,20,000, लैंड रेवेन्यू पेड टू स्टेट गवर्नमेंट 12,000, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन टू परचेज एग्रीकल्चरल लैंड 20,000 और कलेक्शन चार्जेज ऑन रिकवरी ऑफ एग्रीकल्चरल रेंट 2,000। ये तो ए हो गया क्वेश्चन का पार्ट। और बी है कि इंटरेस्ट ऑन एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू रिसीव फ्रॉम टेनेंट। टेनेंट से जो है लैंड रेवेन्यू रिसीव हुआ है 34,000। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोगों का जो हेडिंग है कंप्यूटेशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, तो रेंट ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड 1,20,000। इसके बाद लेस एक्सपेंसेस, लैंड रेवेन्यू 12,000, इंटरेस्ट ऑन लोन 20,000 और कलेक्शन चार्जेस 2,000। ये जो है हम जो सब मिला के हो गया हमारा 34,000। तो 1,20,000 में से 34,000 हम घटा देंगे तो हमारा आ गया 86,000। अब यही जो है हमारा एग्रीकल्चरल इनकम है, क्योंकि जो रेंट मिला था 1,20,000 और उसमें से जो भी एक खर्चे हैं वो सारे हम घटा दिए, तो एग्रीकल्चरल लैंड से जो हमको इनकम हुआ है और यही इसमें है कि इंटरेस्ट ऑन एरिया ऑफ लैंड रेवेन्यू इज नॉट एग्रीकल्चरल इनकम। वो जो है वो एग्रीकल्चरल इनकम नहीं माना जाएगा, इंटरेस्ट ऑन एरिया ऑफ लैंड रेवेन्यू, इसलिए इसको इसमें शामिल नहीं किया गया है। तो यह तो हो गया क्वेश्चन नंबर 5, इसका सॉल्यूशन हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। यह चूंकि मैं इसलिए इसको बता रहा हूं कि परीक्षा के ख्याल से जनरली नहीं आता है इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन, लेकिन हमें जानकारी होनी चाहिए। मान लीजिए कि
परीक्षा के ख्याल से भी यदि आ गया तो, या नहीं आया तो हम ऐसे भी कैसे कैलकुलेशन करेंगे एग्रीकल्चरल लैंड से जो इनकम होगा उसका, तो इसे हमें जानना आवश्यक है। क्योंकि सिर्फ विद्यार्थी के रूप में ही नहीं, हम जो पढ़ाई करते हैं उसका आगे भी उपयोग होता है, आगे भी हमें उसकी आवश्यकता पड़ती है उस जानकारी की, इसलिए हम लोग इसे ध्यान से देखें। और प्रॉब्लम नंबर 6 है कि मिस्टर एंथोनी है मैंगो गार्डन एंड स्टेट इन रबर एंड नर्सरी, मैंने इनके पास जो है मैंगो का गार्डन है, आम का बगीचा है, नर्सरी है, मैंने पेड़ पौधे जो है उसके लिए व्यवस्था है, और रबर का प्लांट है तो, और टी एंड कॉफी, चाय और कॉफी का प्लांट। ही डिराइव्ड इनकम फ्रॉम देम, उससे वे इनकम प्राप्त करते हैं। ही हैज आल्सो ए नर्सरी वेयर इन द ग्रोज प्लांट एंड वो प्लांट उगाते हैं और उन्हें सेल करते हैं। तो फॉर द प्रीवियस ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019, इनकम फ्रॉम स्टेट एंड नर्सरी इज एज अंडर। इनका निम्नलिखित जो है इनकम है। पहला मैन्युफैक्चर ऑफ रबर 7,25,000, और उसके बाद मैन्युफैक्चर ऑफ कॉफी ग्रोन एंड क्योर्ड 5,07,500, मैन्युफैक्चर ऑफ टी 10,15,000, और सेल ऑफ प्लांट फ्रॉम नर्सरी 1,37,000, और इनकम फ्रॉम मैंगो गार्डन 6,70,000। यही इनकी आमदनी है। अब जो है हम लोगों को क्या करना है, तो कहा जा रहा है प्रश्न में कि कैलकुलेट द एग्रीकल्चरल एंड नॉन एग्रीकल्चरल इनकम ऑफ मिस्टर एंथोनी। अब ऐसे तो देखने से लगता है कि सब एक तरह से जो है खेतों में ही उगाया गया है, लेकिन इसमें कुछ इनके जो इनकम्स हैं वे एग्रीकल्चरल हैं और कुछ इनकम्स जो हैं नॉन एग्रीकल्चरल हैं। तो इन्हें ही हमें दोनों कैटेगरी में बांटना है। यही इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि आप इसमें इनका कितना एग्रीकल्चरल हुआ इनकम और कितना नॉन एग्रीकल्चरल हुआ, आप इसको जो है कैलकुलेट करके और बताइए। तो सबसे पहले हम लोग जो है हमारा हेडिंग है कि कंप्यूटेशन ऑफ एग्रीकल्चरल एंड नॉन एग्रीकल्चरल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20। अब इसको हम लोग दो कैटेगरी में बांट लेंगे यहीं पे, ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें आसानी हो कि कौन सा में एग्रीकल्चरल इनकम है और कौन नॉन एग्रीकल्चरल है। तो हम बना लिए कॉलम, एक एग्रीकल्चरल इनकम का और दूसरा नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। अब पहला मैन्युफैक्चर ऑफ रबर। अब हमें जो हमने पहले पिछले क्लासेस में आपको रूल्स बताया है उसे ध्यान में रखना होगा, तभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। एक चीज मैंने आपको पहले भी बताया है कि यह इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट, इसीलिए इसका नाम टैक्सेशन लॉ या टैक्सेशन लॉ एंड अकाउंट कहा जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि इसमें अपने मन से हमें कुछ नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन मिला और क्वेश्चन हम सॉल्व कर दिए। हमें जो भी करना है इनकम टैक्स एक्ट के रूल के मुताबिक, इसमें जो सेक्शंस दिए हुए हैं उसके अनुसार, और उसमें स्पष्ट निर्देश है कि किस सेक्शन के अंतर्गत कौन सा इनकम आएगा और उस पर कितना परसेंट जो है, जैसे यही है तो कौन कितना परसेंट, मान लीजिए अगर एक ही तरह की माने एक भूमि में जो है खेती करके और अलग अलग टाइप का कार्य किया जाता है तो उसमें कितना एग्रीकल्चरल होगा और कितना नॉन एग्रीकल्चरल होगा, इसको हम लोगों को ध्यान में रखना होगा।
तो अब जो पहला इनका है कि मैन्युफैक्चर ऑफ रबर का मैन्युफैक्चर हुआ, तो कितना हुआ 7,25,000 का रबर का मैन्युफैक्चर इन्होंने किया है। और उसमें से जो इनकम टैक्स लॉ के मुताबिक है कि 65% ट्रीटेड एज एग्रीकल्चरल इनकम, इसमें जो है 65% एग्रीकल्चरल इनकम होगा और जो शेष होगा वह नॉन एग्रीकल्चरल इनकम का है। तो अब हम यहाँ निकालेंगे इनका 7,25,000 का 65%, तो 65% हमारा आया 4,71,250। कैसे निकालेंगे? तो 7,25,000 गुना 65/100 निकाल देंगे, तो वह निकालने के बाद आया 4,71,250। तो यह तो हो गया इनका एग्रीकल्चरल इनकम 65%, और बाकी जो बचा 35% वह नॉन एग्रीकल्चरल इनकम माना जाएगा। तो 7,25,000 में से हम घटा देंगे 4,71,250। तो जो अब बैलेंस जो है 2,53,750 यह हो जाएगा नॉन एग्रीकल्चरल। दूसरा है मैन्युफैक्चर ऑफ कॉफी ग्रोन एंड क्योर्ड, तो इसका नियम है कि इसका 75% एग्रीकल्चरल इनकम माना जाता है, क्योंकि अब जो है ग्रोन किया इन्होंने और उसको फिर क्योर करके मार्केट में बेचेंगे, तो जो भी इनका बिक्री का होगा उसका 75% एग्रीकल्चरल इनकम में जाएगा और बाकी जो रेस्ट है वह नॉन एग्रीकल्चरल इनकम होगा। अर्थात वह ये जो एग्रीकल्चरल इनकम होगा वह टैक्सेबल नहीं होगा और जो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम होगा वह टैक्सेबल इनकम माना जाएगा। तो अब इसमें है इनका है कॉफी ग्रोन जो है इन्होंने किया है 5,07,500, तो इसका हम 75% निकाल लेंगे, तो 75% हमारा आया 3,80,600, और इस 5,07,500 में हम इसको हम घटा देंगे 3,80,625, तो बाकी जो रेस्ट जो हुआ 1,26,875 यह हो गया नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। अब इसके बाद तीसरा है कि मैन्युफैक्चर ऑफ टी, चाय का उत्पादन हुआ, तो यह मैन्युफैक्चर ऑफ टी है 10,15,000। तो इस 10,15,000 में जो है इसका नियम है कि 60% ट्रीटेड एज एग्रीकल्चर इनकम, इसीलिए मैंने क्लियर जो है आंसर में कर दिया है कि ताकि आप पिछला जो नियम है उसको आप देख लें और यहाँ उसी के अनुसार क्वेश्चन और बनाएं। और आपसे भी मैं उम्मीद रखूंगा कि जब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन सॉल्व करने लगे तो इस चीज को जरूर ध्यान में रखें कि यह लिखना आवश्यक है, कैसे आ गया यह नहीं पता चल पाएगा, इसलिए जो है हमेशा कितना जो है किसमें माना जाता है तो यह ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर है मैन्युफैक्चर ऑफ टी, तो इसमें 60% निकालेंगे, इसमें टोटल है 10,15,000, तो 10,15,000 का 60% हो गया 6,09,000, और बाकी रेस्ट जो 40% है वो है 4,06,000। तो 6,4,10 और 9,6,15 तो हो गया 10,15,000 हुआ टोटल हुआ, जिसमें 6,09,000 हो गया एग्रीकल्चरल इनकम और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम 4,06,000। तो यह हो गया। अब इसके बाद चौथा है सेल ऑफ प्लांट फ्रॉम नर्सरी।
जो नर्सरी का पौधा उगा करके और उसको ग्रो करके और जो है इन्होंने इसको बिक्री किया है, तो उसके बिक्री करने पर उनको मिला है 1,37,000। तो यह जो 1,37,000 है, क्योंकि जो सेल ऑफ प्लांट फ्रॉम नर्सरी जो होता है वो 100% ट्रीटेड एज एग्रीकल्चरल इनकम। यह जो है 100% एग्रीकल्चरल इनकम है, क्योंकि इसमें बाकी में इसलिए जो आपने देखा कि 65% या 60% या 75% जो हुआ, तो वह हुआ कि सिर्फ उपजा करके, अगर जैसा कि हम लोगों ने पहले अध्ययन किया है या हम लोग जानते हैं कि यदि आप कोई कृषि योग्य जो वस्तु जो आप उत्पादन करते हैं, अगर उत्पादन करके सीधे उसको मार्केट में आपने बेच दिया, तो वह उससे जो इनकम हुआ वह तो एग्रीकल्चरल इनकम है। लेकिन उसमें जो है कुछ सुधार करके, सुधार करके और उसको और जो है उपयोगी बना करके, क्योंकि स्वाभाविक है कि जब सुधार करेंगे तो वो जो है महंगा बिकेगा, तो वह जो बीच का जो पोर्शन है उसी के लिए कि वह जो लाभ आपको होगा, तो उसी के लिए यह 65%, 75% या 60% का जो बैरियर जो है लगाया गया है कि आप उसको परिष्कृत करके उसमें आपने सुधार किया और सुधार करके जो है अधिक, और उसका उद्देश्य क्या है, अधिक लाभ कमाना। नहीं सीधे उगा करके अगर कोई जो है प्रोडक्ट और उसे आप सीधा बेच दें तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। लेकिन जब उसको आप जो है रिफाइन करते हैं, रिफाइन करने का जो प्रोसेस अपनाते हैं, उस प्रोसेस पर जो है उसमें कुछ एग्रीकल्चरल हो जाता है और कुछ जो है पोर्शन उसका नॉन एग्रीकल्चरल होता है। तो हमें यही ध्यान रखना है, इसीलिए जो है बाकी में जो है वह किया गया, उसको बांटा गया एग्रीकल्चरल और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। लेकिन चूंकि पौधा जमीन में अपने वो उगाया और उस पौधे को उगा करके और जब वो नर्सरी प्लांट है उसका, तो और उसको सीधा जो है वो बेच दिया, तो इसीलिए वह जो है 100% एग्रीकल्चरल इनकम माना गया। तो यह हो गया। अब इसके बाद पांचवा है हमारा कि इनकम फ्रॉम मैंगो गार्डन। यह इनकम है 6,70,000। तो इनकम फ्रॉम मैंगो गार्डन, इसका जो है ये भी 100% जो है एग्रीकल्चरल इनकम माना जाता है, क्योंकि बाकी अब उसमें कुछ करना नहीं है। तो वो जो है पेड़ पर आम उगा और उसे जो है उसे उसने बेचा, तो इसलिए यह भी 100% माना जाएगा एग्रीकल्चरल। इस प्रकार इनकी जो भी आमदनी है उसमें से 22 लाख, सबका हम टोटल कर दिए तो 22,67,875 रुपया इनका एग्रीकल्चरल इनकम आया, अर्थात 4,71,250, 3,80,625, 6,09,000 और 1,35,000 और प्लस 6,70,000, ये सभी को का योग किया गया तो आया 22,67,875। यह हो गया इनका एग्रीकल्चरल इनकम। और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम में और रबर से 2,53,750 और बाकी जो है इनका कॉफी ग्रोन एंड क्योर्ड जो हुआ है उसमें 1,26,875 और मैन्युफैक्चर ऑफ टीज में जो है 4,06,000। इन तीनों को जब हम जोड़ दिए तो यह हो गया हमारा 7,86,600। तो यही हो गया इनका एग्रीकल्चरल इनकम और ये हो गया नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। और इस एग्रीकल्चरल इनकम पर जो है इनको टैक्स नहीं देना है, और ये जो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है इस पर
जो भी प्रेस्क्राइब रेट होगा, बाकी अन्य हेड से जो भी इनको इनकम हुआ होगा वो सभी को जोड़ करके इस पर टैक्स लगेगा। तो छात्रों, यही है एग्रीकल्चरल इनकम, और इसको हम लोगों ने जो है, चूंकि इसका जो डिटेल्स था अध्ययन, जो क्रिटिकल पार्ट था, उसको हम लोग पिछले क्लास में हम लोगों ने समझ लिया था, और इसके हम लोग प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को भी देख लिए। तो अब मैं समझता हूँ कि आप लोग इसको अच्छी तरह समझे होंगे, अच्छी तरह जो है बनाएंगे। इसमें किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन होगा तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब इसके बावजूद यदि आपकी समझ में कुछ नहीं आया, किसी तरह या कहीं कोई कंफ्यूजन हो, किसी तरह की शंका हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट के माध्यम से हमसे जुड़ें। मैं हर संभव प्रयास करूंगा कि आपके जो भी प्रॉब्लम है उनको हम लोग सॉल्व कर सकें। इसी के साथ जो है आज हम लोग इस चैप्टर को समाप्त किए, और नेक्स्ट क्लास हमारे होंगे उसमें हम लोग दूसरा चैप्टर देखेंगे, या नेक्स्ट क्लासेस का चैप्टर मैं आपको अभी अगर बता दूं तो आप समझें कि नेक्स्ट जो हमारा, ताकि आप लोग थोड़ा उसको पढ़ लेंगे तो बेहतर रहेगा। नेक्स्ट हमारा चैप्टर होगा रेसिडेंस एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स, रेसिडेंस एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स, या रेसिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी जिसको। तो अब नेक्स्ट जो हम लोग चैप्टर देखेंगे वही रहेगा हम लोगों का। इसलिए आप लोगों को मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग चैप्टर को जरूर थोड़ा पढ़ लेंगे तो ज़्यादा आपको आसानी होगी। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।